Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today I am going to teach you lesson number 15, Rise of New Powers in the North. उत्तर में नई शक्तियों का उभार। तो इसमें हमने पढ़ लिया था स्टार्टिंग में बंदा सिंह बहादुर के बारे में। ठीक है, अब हम इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो पढ़ेंगे जिसमें सिक्स आते हैं, जिसमें हमने बंदा सिंह बहादुर पढ़ा था। तो सिखों में बंदा सिंह बहादुर के बाद हम पढ़ेंगे अब्दुल समद खान, ज़करिया खान, यहिया खान और मीर मन्नू के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अब्दुल समद खान। हमने पढ़ा था कि बंदा सिंह बहादुर को गुरदास नंगल के स्थान पर दुनीचंद की हवेली में बंदा सिंह बहादुर को अब्दुल समद खान ने अरेस्ट कर लिया था। तो इससे खुश होकर मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर ने उसे 1716 ईस्वी में पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर दिया और उसको ये ज़िम्मेदारी दे दी कि वो सिखों को कंट्रोल में रखे पंजाब में। तो उसने क्या किया कि अपने शासनकाल में बहुत सारे सिखों को मारना शुरू कर दिया, बहुत कार्रवाइयाँ की उसने, और इसके बाद उसको राज्य की तलवार की उपाधि दे दी गई। स्टार्टिंग में जो सिख थे वो डर के जंगलों में जाके छुपने लगे थे, लेकिन बाद में उनको यह एहसास होने लगा कि हम कब तक ऐसे छुपते रहेंगे। सो उन्होंने लड़ने का निर्णय लिया और फिर वो मुग़लों पर छापामारी आक्रमण करने लगे। इसका मतलब है कि वो रात को छुप के उन पे आक्रमण करते थे और फिर दोबारा वहीं पे जाके छुप जाते थे। नेक्स्ट इज़ ज़करिया खान। ज़करिया खान अब्दुल समद खान का पुत्र था। वो इससे भी ज़्यादा जो था अत्याचारी था, अब्दुल समद खान से भी ज़्यादा अत्याचारी था। तो उसने बहुत सारे सिखों की हत्या करवा दी थी, लेकिन सिखों ने हौसला नहीं छोड़ा। बाद में उसने सिखों को खुश करने के लिए उसको बड़ी जागीर दे दी सिखों को, और सिखों के नेता सरदार कपूर को नवाब की उपाधि दी थी। लेकिन जब ये सब कर रहा था सिखों के साथ, इसने निम्रतापूर्वक सहानुभूति वाले संबंध स्थापित किए थे, तब सिखों ने उस मौके का फ़ायदा उठा के अपनी शक्ति को और मजबूत करने में समय लगाया। तो उसके बाद 1733 में बुड्ढा दल और तरना दल बन गए, लेकिन 34 में ज़करिया खान ने भाई मनी सिंह को शहीद करवा दिया। उसके बाद जो सिख थे वो मुग़लों के बहुत कट्टर दुश्मन बन गए। तो उन्होंने क्या किया, ईरान का बादशाह नादिर शाह जो था, जब वो पंजाब से गुज़र रहा था तो उसको लूट लिया। तो नादिर शाह ने ज़करिया खान से ये बात कही थी कि अगर उसने अपनी कोई कार्रवाई करके, कोई सख्त कार्रवाई से अगर उसने सिखों को कंट्रोल में नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं कि जब सिख पूरे पंजाब में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेंगे। तो उसके बाद ज़करिया खान ने फिर से सिखों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो उसने भाई मेहताब सिंह, भाई मनी सिंह जी, भाई तारा सिंह जी और बाल हकीकत राय जैसे व्यक्तियों को शहीद करवा दिया। लेकिन सिखों का जोश फिर भी कम न हुआ, लेकिन ज़करिया खान अपनी मौत तक भी सिखों की शक्ति को कुचल नहीं सका। थर्ड वन इज़ यहिया खान। तो 1745 में ज़करिया खान का पुत्र जो था यहिया खान पंजाब का सूबेदार बना। तो उसने अपनी दमनकारी नीतियों से सिखों को ख़त्म करने की, दबाने की कोशिश की। उसका सिखों के साथ एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में लाहौर का दीवान लखपत राय, उसका भाई जसवंत राय मारा गया। उसका बदला लेने के लिए लखपत राय ने सिखों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। उसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बहुत सारी प्रतियाँ जला दी और दरबार साहिब के जो सरोवर है उसमें मिट्टी डलवा दी। लखपत राय ने यहिया खान के साथ मिलकर गुरदासपुर में कानूवान जगह में सिखों पर अचानक से हमला कर दिया। तो वहाँ पे हज़ारों के लोग जो सिख थे वो मारे गए और हज़ारों की गिनती में जो सिख थे वो ज़ख्मी हो गए, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इस घटना को छोटा घल्लूघारा के नाम से याद किया जाता है। ये घटना मई 1746 में हुई थी। बाद में 1747 ईस्वी में यहिया खान को उसी के भाई ने गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने की वजह उनकी आपसी दुश्मनी थी, जैसे कि उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स या गद्दी को लेके, ठीक है,
इस जो दुश्मनी थी, इस लड़ाई थी, इसका फ़ायदा सिखों ने उठाया और सिखों ने फिर से अपनी शक्ति को मजबूत करने में वो समय जो था बिताया। नेक्स्ट, मीर मन्नू 1748 ईस्वी में मुइन उल मुल्क पंजाब का नया सूबेदार बना। उसका नाम मीर मन्नू से फेमस हुआ। वो मीर मन्नू ने अपने शासनकाल में सिखों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। मीर मन्नू को कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगी, कुछ पर्सनल, इंटरनल, एक्सटर्नल, तो कई प्रॉब्लम्स में वो इतना उलझ गया कि वो सिखों की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। तो ये टाइम था जब सिखों ने अपनी शक्ति को फिर से संगठित किया। तो मीर मन्नू के विषय में एक कहावत बहुत प्रचलित थी, मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू सानू वड्डदा असी दूण सवाए होए। कि मन्नू हमें मार रहा है, जितना मर्जी मारे, जितना वो सिखों को मारता जाएगा सिख उतने ही फिर से खड़े होते जाएंगे। मीर मन्नू के बाद अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पे हमले किए और फाइनली उसने पंजाब पे अधिकार कर लिया। इसके बाद मुग़लों का राज्य पंजाब में से समाप्त हो गया और सिखों और मुग़लों की जो इतने समय से लड़ाई चल रही थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह का शासन प्रबंध, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत फेमस है उस टाइम पे। तो उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय शासन प्रबंध। केंद्र में महाराजा होता था। फर्स्ट पॉइंट इज़ महाराजा, वो राज्य का मुखिया था। वो सभी मामलों का निर्णय करता था, अगुवाई करता था, मंत्रियों, सैनिकों या गैर सैनिक अधिकारी थे उनकी नियुक्ति करता था। उसकी मर्जी थी, वो किसी को भी अपने पद से हटा सकता था। उसके मुख से निकला हुआ हर वर्ड कानून बन जाता था। कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ नहीं बोल सकता था या उसके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता था। वही अपने सेना का मुख्य सेनापति भी था और सारी सेना उसी के इशारे पर चलती थी। उसको ये अधिकार था कि वो युद्ध की घोषणा करे या फिर संधि कर ले, ये उसको पूर्ण रूप से अधिकार था। हम कह सकते हैं कि महाराजा की उपाधि जो थी, महाराजा की जो शक्तियाँ थी, वो निरंकुश शासक से कम नहीं थी। दैट मीन्स निरंकुश मीनिंग कि ऐसा व्यक्ति जिस पे कोई अंकुश, कोई रोक नहीं लगा सकता। ठीक है, वो चाहे सही करे चाहे गलत, लेकिन किसी को भी उसके खिलाफ बोलने की अनुमति या हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन महाराज जो था कभी भी इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में ही सोचता था। नेक्स्ट, मंत्री, मिनिस्टर्स। प्रशासन को चलाने के लिए महाराज ने मंत्रिपरिषद का गठन भी किया हुआ था। कुछ मंत्रियों की नियुक्ति सभी मंत्रियों की नियुक्ति महाराजा खुद करता था। तो कैसे मंत्री नियुक्त होते थे? योग्य थे, ईमानदार थे या राज्य के प्रति वफादार होते थे, उन मंत्रियों को ही मंत्री पद पर लगाया जाता था। ये इनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए थे और सभी अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग महाराजा को एडवाइस दिया करते थे। महाराजा को उनकी एडवाइस स्वीकार करना ज़रूरी नहीं था, वो अपनी मर्ज़ी से इनको माने या ना माने, लेकिन वो मंत्रियों की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही अपनी नीतियाँ जो थी वो तैयार करता था। तो मंत्रियों में सबसे पहला पद प्राइम मिनिस्टर का है, प्रधानमंत्री का। तो महाराजा के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रधानमंत्री था। तो वो महाराजा को सभी पॉलिटिकल मैटर्स के लिए एडवाइस देता था। सभी जो इम्पोर्टेंट्स डिपार्टमेंट थे उनकी देखभाल करता था। जब महाराजा प्रेजेंट नहीं होता था तो उनकी एब्सेंस में उनका सारा काम वैसे ही करना प्रधानमंत्री का काम होता था। वो अपनी अदालत भी लगाता था और कुछ मुकदमों का निर्णय भी करता था। दरबार में कोई भी प्रार्थना पत्र आता है किसी भी और से, चाहे किसी दरबारी की या प्रजा में से या किसी
किसी प्रदेश से कोई भी पत्र आता है तो वो पहले उस तक पहुंचता था, देन उसके बाद महाराजा के पास पहुंचाए जाते थे। सो महाराजा रणजीत सिंह के समय प्रधानमंत्री के पद पर राजा ध्यान सिंह थे। नेक्स्ट इज फॉरेन मिनिस्टर। सो महाराजा रणजीत सिंह के समय विदेश मंत्री भी बहुत महत्वपूर्ण था। वह विदेश संबंधी नीतियाँ तैयार करता था। महाराजा को दूसरी विदेशों की शक्तियों से युद्ध करना है या उनसे संधि करनी है, इसके बारे में उनको एडवाइस देता था। कोई भी विदेशों से पत्र आता था तो महाराजा को पढ़कर सुनाना और उन पत्रों का जवाब भेजना महाराजा के अनुसार, उसी का काम होता था। तो महाराजा रणजीत सिंह के समय विदेश मंत्री फ़कीर अजीज़ुद्दीन लगा था। थर्ड पॉइंट इज़ फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर में जो थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स थे उनमें से एक फाइनेंस मिनिस्टर था, उसे दीवान भी कहा जाता था। उसका मुख्य काम क्या होता था कि राज्य को कहाँ से आमदन हो रही है और कहाँ पे उसका खर्च हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना। तो दीवान भवानीदास गंगाराम दीनानाथ यो थे महाराजा रणजीत सिंह के फेमस फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। फोर्थ पॉइंट इज कमांडर इन चीफ, सेनापति। मुख्य सेनापति कौन था? पहली बात तो महाराजा रणजीत सिंह स्वयं ही अपनी सेना का मुख्य सेनापति था। विभिन्न अभियानों के समय महाराजा विभिन्न व्यक्तियों को सेनापति नियुक्त करता था। तो सेनापति का मुख्य कार्य था सेना का नेतृत्व करना और उनमें अनुशासन रखना। तो महाराजा रणजीत सिंह के समय मुख्य सेनापति कौन थे? मोहकम चंद, दीवान चंद, मिस्टर दीवान चंद एंड हरि सिंह नलवा जो थे फेमस सेनापति थे। फिफ्थ पॉइंट इज ड्योढ़ी वाला मंत्री था। ड्योढ़ी वाला शाही राजवंश तथा राज दरबार की देखभाल करता था। उसकी अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति महलों के अंदर नहीं जा सकता था। इसके अतिरिक्त वह महाराज के महलों के लिए पहरेदारों का भी प्रबंध करता था। इसके अतिरिक्त वह जासूसों का भी उचित प्रबंध करता था। महाराजा रणजीत सिंह का प्रसिद्ध ड्योढ़ी वाला जमादार खुशहाल सिंह था। सो ये क्लियर है कि वो क्या काम करता था। कोई ड्योढ़ी वाला दैट मीन्स कि जैसे हमारा गेट होता है वहाँ पे ड्योढ़ी बनी होती है, तो उस पर उसकी ड्यूटी होती थी। कौन अंदर आ सकता है कौन नहीं आ सकता ये वो डिसाइड करता था। नेक्स्ट हमारे है सेंट्रल डिपार्टमेंट फॉर ड्राफ्ट, दफ्तर्स, केंद्रीय विभाग या दफ्तर। तो महाराजा रणजीत सिंह ने प्रशासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन प्रबंध को मुख्य रूप से 12 विभागों या दफ्तरों में बांटा हुआ था, लेकिन इनमें से कुछ जो हैं वो हमें यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट में दफ्तरे अवाबुल माल, तो ये तो अवाबुल माल था, वो राज्य के जो विभिन्न स्रोत से वहाँ से होने वाली आमदन का जो लेखा जोखा था वो रखता था, पूरा रिकॉर्ड रखता था उसका। सेकंड इज़ दफ्तरे माल, तो जो बहुत सारे परगने थे उनमें से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स इकट्ठा करना इसका काम था और उसका पूरा रिकॉर्ड रखना, ठीक है, दफ्तरे माल का काम था। नेक्स्ट इज़ दफ्तरे वजूहात। सो दफ्तरे वजूहात में जैसे नशे के कारोबार हो गए, ठीक है, इन वस्तुओं पर जैसे अफीम, भांग, ठीक है, इन पर लगे हुए जितने भी कर थे, ठीक है, वो कलेक्ट करता था और उनसे जो आमदन होती थी उनका सारा रिकॉर्ड दफ्तरे वजूहात रखता था। नेक्स्ट इज़ दफ्तरे तौज़ीहात। यह दफ्तर शाही वंश की आय तथा व्यय का ब्यौरा रखता था कि महाराज के शाही वंश में से किसने कितना खर्च किया और कितनी आमदन हुई, कितना ऐड हुआ, इसका रिकॉर्ड रखता था। दफ्तरे मवाजिब, यह सैनिक और सिविल कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतनों का ब्यौरा रखता था। दैट्स वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज़ दफ्तरे रोज़नामचा इखराजात। रोज़नामचा ये नाम से स्पष्ट है कि जो दिन में होने वाली आमदन थी उसका रिकॉर्ड ही रखता था कि एक दिन में कितनी आमदन हुई, ठीक है। ये हमने बेटा कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इसका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन।